हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इवैल्यूएशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में हम जो है एमसीक्यू की फॉर्म में इस टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। जैसे हमने इंडियन पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर किया और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स हैं उनको भी कवर किया। तो अगर आपको इन वीडियोस की जो पीडीएफ है अगर वो चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज जो है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लाए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ? एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से किस थिंकर ने जो है डिफाइन किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जिनका मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। जो पब्लिक लॉ है, जो सार्वजनिक कानून है, उनको जो इम्प्लीमेंटेशन, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानता है। कौन इनमें से? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी दीमक एंड दीमक, ऑप्शन सी एल डी वाइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी पिफनर एंड प्रस्तुस। द राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या होगा? किसने डिफाइन किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन जो है वो डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। तो इसी तरीके से बाकी वाले थिंकर्स ने क्या क्या किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। दीमक एंड दीमक डिफाइन करते हैं द अकम्पलिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अकम्पलिशमेंट, उनको फुलफिल करना, उनको इम्प्लीमेंट करना जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं। वुडरो विल्सन डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ को मानते हैं। एल डी वाइट अ सिस्टम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द कंपोजिट ऑफ ऑल द लॉज, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस, रिलेशनशिप, कोड्स एंड कस्टम्स दैट प्रिवेल एट एनी टाइम इन एनी जुरिडिक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ और एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब एल डी वाइट के मुताबिक क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मतलब जो भी हम पब्लिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए जो भी हम लॉज, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस या फिर कोड्स या फिर कस्टम्स को लेते हैं, तो उन्हीं को ही वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं। और पिफनर एंड प्रस्तुस क्या डिफाइन करते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जो इंडिविजुअल और ग्रुप के जो एफर्ट्स हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है टू कैरी आउट पब्लिक पॉलिसी। जो पब्लिक पॉलिसी है उसको कैरी आउट करने के लिए जो भी इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप होता है, उसी की स्टडी को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इट मेनली ऑक्यूपाई विद द रूटीन वर्क ऑफ गवर्नमेंट। जो भी रूटीन वर्क होता है गवर्नमेंट का टू इम्प्लीमेंट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो पिफनर एंड प्रस्तुस इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के दो व्यूज माने जाते हैं, एक मैनेजरियल, एक इंटीग्रल। तो मैनेजरियल व्यू के मुताबिक क्या सही है? इट कंप्राइज ओनली मैनेजरियल वर्क, इसमें सिर्फ मैनेजरियल वर्क को इंक्लूड किया जाता है। बी, आपने सही जो इनमें से स्टेटमेंट वो चुननी है। बी, वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या सी, इट कंप्राइजेज ऑल एक्टिविटीज लाइक टेक्निकल, क्लैरिकल एंड मैनेजरियल, या डी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। इट कंप्राइजेज ओनली मैनेजरियल वर्क। ना ये वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और ये ना ही सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है। इसमें सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आती हैं, बाकी जो टेक्निकल, क्लैरिकल है वो इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड की जाती है। देखिए, मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक क्या होता है? ओनली मैनेजरियल वर्क को इंक्लूड किया जाता है, मीनिंग क्लैरिकल एंड मैनुअल टेक्निकल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट पार्ट ऑफ द। जो बाकी वाले काम हैं जैसे क्लैरिकल, मैनुअल और टेक्निकल काम जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। सिर्फ जो मैनेजर्स हैं वो इसका एक अहम हिस्सा होते हैं। दे बिलीव द एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अबाउट गेटिंग थिंग्स डन देन डूइंग थिंग्स। मतलब थिंग्स को करना जरूरी है, ना कि वो कैसे की जा रही है, कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस व्यू इज आल्सो नोन एज नैरो व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये नैरो व्यू है एडमिनिस्ट्रेशन का, जबकि जो इंटीग्रल है वो आप देखोगे वो वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज सपोर्टर ऑफ मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको इनमें से सही चुनना है।
कि कौन सा थिंकर जो है वो मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिलोंग करता है, जो उसको सपोर्ट करता है। ए लूथर गुलिक, बी हेनरी फ्योल, सी हर्बर्ट साइमन, या डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा इनमें से सपोर्टर है मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो सभी थिंकर्स हैं, लूथर गुलिक हो गए, हेनरी फ्योल हो गए, या फिर हर्बर्ट साइमन हो गए, ये सभी जो हैं वो क्या है, हर्बर्ट साइमन हो गए, डोनाल्ड डब्ल्यू स्मिथबर्ग हो गए, विक्टर थॉमसन हो गए, ये सभी जो है सपोर्टर हैं किसके, मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। कौन कौन से, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, हर्बर्ट साइमन जिन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी है, और हेनरी फ्योल जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट, तो जो लूथर गुलिक है वो हमारे क्लासिकल थिंकर थे। तो ये सभी थिंकर जो हैं ये मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्टर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीओ स्टैंड्स फॉर? सीओ क्या स्टैंड करता है, इनमें से क्या, उसका मीनिंग क्या है? इन द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प गिवन बाय गुलिक, जो गुलिक ने जो है पोस्ट कॉर्प एक एक्रोनिम दिया था, उसके मुताबिक सीओ जो है वो क्या स्टैंड करता है? ए कंट्रोलिंग, बी कोऑर्डिनेटिंग, सी कंडक्टिंग, या डी कॉपरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो लूथर गुलिक जी ने जो मैनेजरल एक्टिविटीज़ को जो है सम अप करते हुए उन्होंने कहा कि मैनेजरल एक्टिविटी क्या है, उसके मुताबिक 7 फंक्शंस बताए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, एंड आर फॉर रिपोर्टिंग, एंड बी फॉर बजटिंग। तो ये सारे काम जो है एक चीफ एग्जीक्यूटिव के 7 काम, जो 7 फंक्शंस हैं उनको मानते हैं कौन, गुलिक, और उन्होंने एक एक्रोनिम दिया था जिसको पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट सपोर्ट द मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सा थिंकर जो है इनमें से मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानता है, नहीं कंसीडर करता है, वो नहीं सपोर्टर था? तो कौन? राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्या है, वुडरो विल्सन, बी एल डी वाइट, सी मार्शल ई डीमक, डी विक्टर थॉमसन। तो जो इंटीग्रल व्यू का सपोर्टर नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर अभी अब हमने डिस्कस किया पीछे, आपको मैंने मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स जो सपोर्टर थे उनको उनके नाम बताए थे, उनमें से एक कौन सा जो है आपने यहाँ पे बताना है इंटीग्रल व्यू के साथ वो बिलोंग नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विक्टर थॉमसन जो है वो मैनेजरल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिलोंग करते हैं। बाकी जो वुडरो विल्सन हो गया, एल डी वाइट हो गया, ठीक है, मार्शल ई डीमक हो गया, एंड जॉन एम पिफनर हो गया, ये सभी जो है इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिलोंग करते हैं, जिसमें इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग है कि वो सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड, यहाँ पे मैनेजर, वहाँ मैनेजरल एक्टिविटीज़, वहाँ पे टेक्निकल, वहाँ पे क्लरिकल, मतलब सभी काम जो है इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब पीएन से लेकर जो है जो डायरेक्टर तक जो है उन सभी को जो है अहम हिस्सा माना जाता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का। दिस व्यू इज़ अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन कंट्रीब्यूशन ऑफ द होल सिस्टम नेसेसरी, मतलब सभी का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेसेसरी है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। द इंटीग्रल व्यू कंसीडर एवरी एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एक्टिविटी लाइक टेक्निकल, क्लरिकल और मैनेजरल, सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following thinker make distinction between public and private administration? इनमें से कौन से थिंकर ने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिस्टिंक्शन, उनके बीच में डिस्टिंक्शन को सेटअप किया है? ए पाउल एच एप्पलबॉय, बी हेनरी फ्योल, सी एम.पी. फॉयलेट, या डी लूथर गुलिक। तो कौन सा इनमें से जिन्होंने डिस्टिंक्शन किया बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पाउल एच एप्पलबॉय ने जो है मेक डिस्टिंक्शन किया है किसके बीच में, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। पाउल एच एप्पलबॉय, हर्बर्ट ए साइमन, पीटर ड्रकर, आपने इनके नाम को याद रखना है, बार बार इसको रिवाइज करना है, इसी प्रकार इन्हीं में से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। हैव मेड अ डिस्टिंक्शन, किसने डिस्टिंक्शन की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है किन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्टिंक्शन को नहीं एस्टेब्लिश किया, उन दोनों को एक ही कंसिडर किया। तो थिंकर्स लाइक हेनरी फ्योल, एम.पी. फॉयलेट, लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक डोंट मेक अ डिस्टिंक्शन, इन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया, जबकि पॉल एच एप्पलबॉय, हर्बर्ट साइमन एंड पीटर ड्रकर ने जो डिस्टिंक्शन को एस्टेब्लिश किया है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपने इन स्टेटमेंट्स को रीड करना और बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए, द प्राइम पर्पस ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सर्व द पीपल, दैट इज वेलफेयर एंड फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन विदाउट हैविंग एनी प्रॉफिट मोटिव। पहली स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मुख्य काम है कि लोगों की वेलफेयर और उनकी जो अपने सिटीजन्स हैं उनकी जो है जो उनकी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, और साथ ही साथ वहाँ पे उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। बी, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड बाय द रूल ऑफ लॉ, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो रूल ऑफ लॉ के साथ बाउंड होता है, मतलब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो है वर्क करता है। सी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्टिविटीज़, वो जो भी करते हैं वो उसके लिए अकाउंट है थ्रू लेजिस्लेटिव ओवरसाइट एंड जुडिशियल रिव्यू। सॉरी, ये रिव्यू का जो यहाँ पे टाइपिकल एरर है, रिव्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से क्या सही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य काम है वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और साथ ही साथ वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है और वो अकाउंटेबल होता है। जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो लेजिस्लेचर और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है उसको अकाउंटेबल एस्टेब्लिश किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिमिलर होता है आपने बताना है। ए, हायरार्की, क्या दोनों में हायरार्की होती है? बी, उनके दोनों के गोल जो है सेम होते हैं? या फिर सी, मैनेजरल टेक्निक्स, जो मैनेजरल टेक्निक्स हैं वो सेम होती हैं? या डी, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड फाइनेंस। तो देखिए, गोल तो अलग नहीं हो सकते, गोल दोनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि एक का प्रॉफिट मोटिव है, एक का वेलफेयर मोटिव है, तो गोल तो नहीं होगा। सिमिलैरिटीज आपने बतानी है, तो जहाँ पे बी ऑप्शन है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। तो बी कहाँ कहाँ है? बी एक ही जगह, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो जहाँ पे बी है वो तो नहीं आएगा। इसका मतलब ए, सी एंड डी जहाँ पे है वो तीनों जो है वो सिमिलरिटीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं। तो राइट आंसर हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ए, सी एंड डी जो है मतलब हायरार्की, मैनेजर टेक्निक एंड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड फाइनेंस, ये दोनों में सिमिलर होती हैं, लेकिन जबकि गोल जो है दोनों के अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक का गोल जो है प्रॉफिट है, दूसरे का वेलफेयर है। जो उनकी डिससिमिलरिटीज़ को दें, जैसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, आजकल तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एस्टेब्लिश करने के लिए बोला जाता है, जैसे CSR है। तो लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इक्वलिटी के ऊपर वर्क करता है, तो जो मोस्टली वो इक्वलिटी के ऊपर नहीं ध्यान देते। पॉलिटिकल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन, एक डायरेक्ट पॉलिटिकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल के अंडर होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल में होता है, लेकिन वो सिर्फ उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो उसका जो मैन कौन सी फोर्सेज है जो उसको कंट्रोल करती है वो मार्केट फोर्सेज होती हैं। स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वाइडर होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है नैरो होता है। एक वाइडर एक नैरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ वुड्रो विल्सन इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा इनमें से वर्क है जो वुड्रो विल्सन का, जिन्होंने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जो है कंसेप्चुलाइजेशन उसको डेवलप हुआ, उन्हीं के वर्क के बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट मोस्टली जो है सामने आया। ए, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वुड्रो विल्सन जी के वर्क है, जो 1887 में शायद लिखा गया, हाँ 1887 में लिखा गया। तो उसके बाद जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जो है सिस्टमेटिक सब्जेक्ट जो है एज अ स्टडी किया जाने लगा। जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्रैंक जी गुडनो के द्वारा वर्क लिखा गया। ये कि इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। लिनोर्ड डी वाइट, एल डी वाइट जो है उन्होंने जो किताब लिखी है वो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक। देखिए, आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए यहाँ पे नॉर्म्स को जो है बुक्स के वो मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए
थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनकी बुक के। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो वुडरो विल्सन जी के द्वारा लिखी है, तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एल डी वाइट जी के द्वारा लिखी गई है, वो 1926 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु काइंड द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प? पोस्ट कॉर्प एक्रोनिम जो है वो किसने दी है? ए हर्बर्ट साइमन, बी हेनरी फ्योल, सी गुलिक, डी एफ डब्ल्यू रिग्स। जो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक जी ने जो है पोस्ट कॉर्प जो टेक्निक है या फिर जो फंक्शंस हैं उन्होंने डिफाइन किए हैं किसके? चीफ एग्जीक्यूटिव के, जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग जो है 5 काम है जो मुख्य, तो उन्होंने डिफाइन किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following says that public administration includes the operation of only the executive branch of government? कौन जो है डिफाइन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? ओनली एग्जीक्यूशन, वो इंक्लूड द ऑपरेशन ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है उसके ऑपरेशन को कैरी आउट करना। तो कौन डिफाइन करता है? ए एल डी वाइट, बी हेनरी फ्योल, सी लूथर गुलिक, या डी एफ डब्ल्यू एफ विलोबाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक जो डिफाइन करते हैं वो मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ क्या इंक्लूड होता है? उसमें क्या आता है? ऑपरेशंस ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। वो सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो लॉज और पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनमें से क्या सही है? ए इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट्स के जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। इट ऑपरेट्स विद इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वर्क करते हैं। इट इज़ द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। डी इट इज़ द नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट है। चूज द करेक्ट कोड, क्या इनमें से सही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? जो ऑप्शन 1 है ए एंड बी, या 2 ए एंड डी, 3 सी एंड डी, या 4 ए बी सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो जितने भी स्टेटमेंट दी गई हैं ए बी सी एंड डी, ये सभी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में करेक्ट है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है। ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर काम ऑपरेट करती है और ये एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। और ये नॉन पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल हो गया, एक होती है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, ये नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है गवर्नमेंट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन with the accomplishment of defined objective. This is said by, ये किसने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्पलिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ? ए हेनरी फ्योल, बी वुडरो विल्सन, सी लिंडल उर्विक, डी लूथर गुलिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लूथर गुलिक डिफाइन करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? गेटिंग थिंग्स डन, मतलब चीज़ों को पूरा करना, किसी काम को पूरा करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कंसिडर करते हैं विद अ कंप्लीट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी पहले से डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो फुलफिलमेंट करना, उसी को एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर करते हैं। कौन? लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट वेदर falling in the spheres of the legislature, executive or judicial branch of the government. This statement reflect the public administration में सभी उस एक्टिविटीज़ आती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो ये कौन स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती है? नैरो व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसिडर की जाती है। लेकिन कुछ जो, जैसे अगर हम उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव पार्ट को कंसिडर करेंगे तो वो नैरो व्यू हो गया। इसी तरीके से जो इंटीग्रल व्यू है वहाँ पे मैनेजरल हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लेरिकल हो गया, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ आती हैं। जब कि मैनेजरल व्यू जो है वहाँ पे सिर्फ जो मैनेजरल एक्टिविटीज़ है वही कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैव डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द
कौन सा थिंकर ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया, कैसे? द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। जो भी हमारे डिजायर्ड, जो भी हमने पहले से सेटअप गोल्स हैं उनको फुलफिल करना। तो उस प्रकार से किसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया? ए जी.एम. पिफनर, बी एल.डी. वाइट, सी जॉन ए वेग, डी H.A. साइमन, हर्बर्ट साइमन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जी.एम. पिफनर जो है वो डिफाइन करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड मटेरियल रिसोर्सेज। एडमिनिस्ट्रेशन क्या? द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को डायरेक्ट करना टू अचीव डिजायर्ड एंड को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज सेड बाय। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वही क्या है? हार्ट है किसका? प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो ये किसने कहा? ऑप्शन ए P.H. एप्पलबॉय, बी W.B. डोनम, ये ऑप्शन नंबर सी एल.डी. वाइट, डी चार्ल्स ए बियर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एल.डी. वाइट जो है डिफाइन करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर करते हैं कि क्या है ये? हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड दैट इफ सिविलाइजेशन फेल्स, किसने डिफाइन किया है कि इफ अवर सिविलाइजेशन फेल इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिविलाइजेशन हमारी तब फेल होगी जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रेकडाउन आएगी। तो इस तरह से किसने डिफाइन किया? ये किसके वर्ड्स हैं? ए H.A. साइमन, बी एल.डी. वाइट, सी चार्ल्स ए बियर्ड, डी डोनम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डोनम जो डिफाइन करते हैं इफ अवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी द मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, all undertakings require planning, organizations, command, coordination and control, and in order to function properly all must observe the same general principles. This statement was made by, ये किसके द्वारा statement दी गया? all undertaking require planning, organizing, command, coordination, control, and in order to function properly all must observe the same general principles. तो ये किसने डिफाइन किया है? ये किसकी स्टेटमेंट है? ए लूथर उर्विक, बी एम्पी फॉयलेट, सी हेनरी फ्यूल, डी लूथर गुलिक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेनरी फ्यूल। हम इस वीडियो में जो है मीनिंग, स्कोप और नेचर और साथ ही साथ इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करें। तो वहाँ पे जो मोस्टली जो है थिंकर्स की डेफिनेशंस को पूछा जाता है, तो हम किसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया, तो इन्हीं स्टेटमेंट्स के द्वारा जो हम MCQs के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? हेनरी फ्यूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडरो विल्सन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वुडरो विल्सन जो है उनका किस स्टेटमेंट के साथ ताल्लुक है? ए फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन जो है उसके फाउंडर माने जाते हैं। बी ओरिजिनेटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, मतलब जिन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने का काम किया, उनको दोनों को जो अलग अलग कंसिडर किया। सी ऑथर ऑफ द आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का आर्टिकल है उनके जो ऑथर हैं। एंड डी इट इज गेटिंग टू बी हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला ए एंड बी, दूसरा ए बी एंड सी, तीसरा ए एंड डी, चौथा है ए बी सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ये सभी स्टेटमेंट जो है वुडरो विल्सन जी के द्वारा संबंधित हैं। तो वो फाउंडर माने जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका जो वर्क है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के बाद जो है एज अ सिस्टमेटिक स्टडी की जाने लगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। वही ओरिजिनेटर ऑफ पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी कंसिडर किए जाते हैं और उन्हीं की एक स्टेटमेंट है, इट इज गेटिंग टू बी हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। एक कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना मुश्किल है, उसके बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसको रन करना जो है इम्पोर्टेंट है, वो मुश्किल काम है, वो कंसिडर करते थे। उनका मानना था कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना आसान है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो थोड़ा टफ काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द USA एज अ सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन।
जैसे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहले तो सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी नहीं किया जाता था, बाद में जब उनको स्टडी किया जाने लगा तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूएसए में उसको एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करने के लिए जिन्होंने हेल्प किया। ए इवेल्युएशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो आया उसके आने के बाद, उसके इवॉल्व होने के बाद, या बी साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के बाद, या सी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, या डी मूवमेंट फॉर गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स के बाद। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है ए एंड बी, सेकंड है सी एंड डी, थर्ड है ए बी एंड सी, फोर्थ है ए बी सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, वो सही है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स जो हैं इन्हीं के कारण जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी किया जाने लगा यूएसए में। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया, उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट आया, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे इवॉल्व हुआ उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी, तो उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ए प्रिंसिपल अप्रोच, बी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, सी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, या डी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, या ई इकोलॉजिकल अप्रोच। फर्स्ट है डी ए सी ई बी, सेकेंड है ए बी सी डी ई, थर्ड है बी ए सी डी ई, फोर्थ है ए बी सी डी एंड ई। आपने वीडियो को पॉज करना है और 2 मिनट का ब्रेक लेना और वहाँ पे लेके आपने ध्यान से देखना है और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके फिर आंसर कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी ए सी ई बी, मतलब पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटॉमी जो है फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? उसके बाद जो है प्रिंसिपल अप्रोच, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आई। उसके बाद जो है सी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसके बाद ई इकोलॉजिकल अप्रोच, उसके बाद जो है बी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। ये डिफरेंट अप्रोचेज जो है इवॉल्व हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टेजेस है उनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इरा ऑफ चैलेंज, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। आपने 2-5 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर कीजिए। फर्स्ट है ई ए बी सी डी, सेकेंड है ए बी सी डी ई, ये थर्ड है बी ए सी डी ई, फोर्थ है सी बी ए डी ई। तो आपने जो है इसको अरेंज करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी फर्स्ट है। यहाँ पे क्या ई कौन सी है? पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग किया गया। फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच को लाया गया। फिर उसके बाद ईरा ऑफ चैलेंज आया, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच को चैलेंज किया गया, वहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ? ईरा ऑफ चैलेंज आया। उसके बाद जो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फेस आया, जहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी आइडेंटिटी को लॉस करना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसका रिवाइवल हुआ। तो नेक्स्ट जो अप्रोच है, नेक्स्ट स्टेज जो है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव कंसीडर किया जाता है नेक्स्ट स्टेज। तो ई ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी एंड डी जो है राइट आंसर है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमिक स्टेज कहाँ से 1887, जहाँ पे वुडरो विल्सन जी का वर्क जो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ से कंसीडर किया जाता है, और 1926 के साथ। फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937 तक, इरा ऑफ चैलेंज 1938 से लेकर 1947 तक, और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 से लेकर 1970 तक, और नेक्स्ट जो है स्टेज है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो 1971 ऑनवर्ड जो कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी इनमें से स्टेज है
स्टेज ऑफ एवेल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो सपोर्ट करती है किसके आइडिया को, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग किया गया। ए प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी इरा ऑफ चैलेंज, सी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, या डी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहाँ कौन सी स्टेज है जहाँ पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी स्टेज में, जो फर्स्ट स्टेज कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसको माना जाता है, ए वुडरो विल्सन, बी दीमक एंड दीमक, सी एल.डी. वाइट, डी पिफनर। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको पता चल ही चुका होगा। वुडरो विल्सन जो है उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर किया जाता, और उन्हीं का जो वर्क है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो फर्स्ट सिस्टमैटिक सब जो है वर्क कंसिडर किया जाता, जहाँ से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी किया जाने लगा। द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी स्टेज जो फर्स्ट बिगेन विद द, वो फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट हुई, वुडरो विल्सन जी के जो ऐसे है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887 के बाद जो है उनको जो है एज अ सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी किया जाने लगा। दिस ऐसे लेड द फाउंडेशन फॉर अ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी यूजीसी नेट या फिर एसएसबी उड़ीसा लेक्चरर एग्जाम्स की तैयारी करें, या फिर और जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो ये बेनिफिशियल होने वाली है, जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिलेबस का पार्ट है। तो आई होप आप वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह का और भी कंटेंट जो है चैनल पर जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, who said politics has to do with policies or expressions of the state will, कौन कंसीडर करता है politics has to do with policies or expressions of the state will को की एक्सप्रेशन को कंसीडर किया जाता है politics, whereas administration has to do with the execution of these policies, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर किया जाता है इन्हीं पॉलिसीज को। पॉलिटिक्स क्या है, मतलब पॉलिसीज को फ्रेम करना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसी को जो एग्जीक्यूशन, उसी को जो लागू करने का जो पार्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर किया जाता है। ए वुडरो विल्सन, बी फ्रैंक जी गुडनो, सी हेनरी फ्योल, डी साइमन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक जी गुडनो, जिन्होंने 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट वर्क दिया। तो उनका मानना था कि पॉलिटिक्स क्या है, वो इस तरह की डेफिनेशन देते हैं, पॉलिटिक्स हैज़ टू डू विद पॉलिसीज और एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट विल। पॉलिटिक्स क्या है, स्टेट की जो विल है, जो जनता की इच्छा है उसको सामने लाना पॉलिसीज की फॉर्म में, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वुडरो विल्सन जो है थाट वाज फर्दर कंटिन्यूड बाय फ्रैंक जी गुडनो, उनके जो थाट हैं उनको जो कंटिन्यू किया गया किसके द्वारा, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, फ्रैंक जी गुडनो ने नहीं, हाँ जो भी उनका वर्क है 1926 में जो है वो एल.डी. वाइट जी का वर्क है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि फ्रैंक जी गुडनो का वर्क है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे पब्लिश किया गया, और जो वुडरो विल्सन जी के जो थॉट्स थे उनको कंटिन्यू किया गया। जो गुडनो है उनको जो फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसिडर किया जाता है, जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो वुडरो विल्सन है, जबकि गुडनो जो है वो फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, ये किस थिंकर का वर्क है जो अभी मैंने आपको बता दिया, ए एल.डी. वाइट, बी गुडनो, सी वुडरो विल्सन, डी गुलिक। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एल.डी. वाइट का जो वर्क है कौन सा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कब पब्लिश हुआ 1926 में, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहली किताब थी किसके ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। पहले जो वुडरो विल्सन जी के द्वारा लिखा गया वो एस्से था, तो द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पिक्ड अप एकेडमिक लेजिटिमेसी, इसी वर्क के बाद जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है एज अ जो उसको लेजिटिमेट कंसिडर किया गया एज अ सेपरेट डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ W.F. विल्बॉय प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किस जो कौन सा इनमें से स्टेज है, उस स्टेज के बाद क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज जो है स्टार्ट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बिगेन विद द पब्लिकेशन, हाँ इस थिंक कौन से W.F.
विल ब्रो के जो वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो कौन सी स्टेज स्टार्ट हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बी, ये नाम से आपको कंसिडर ज्ञात हो जाना चाहिए कि कौन सी स्टेज की बात हो रही है। बी, इरा ऑफ चैलेंज। सी, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। डी, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। या ई, पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, इन्हीं के वर्क जो है प्रिंसिपल WF विलोबाय के जो वर्क है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो स्टेज का ये शुरुआत होती है, ये सेकंड स्टेज है। पब्लिश इन 1927, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी और रेलेवेंस की जो है प्रिंसिपल्स की बात की गई। कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के में होने चाहिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को कंसीडर किया जाना चाहिए। इसका गोल था एफिशिएंसी और इकोनॉमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अदर इंपॉर्टेंट वर्क जो है इस इरा जो इस स्टेज के हैं वो कौन से हैं? हेनरी फ्यूल का जो इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट जो पब्लिश हुआ 1916 में। ये वर्क्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजिकल आर्डर में किसी तरीके से भी आपको किसी तरीके में भी क्वेश्चन इनके ऊपर फ्रेम किए जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखिए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, तभी आपको ये रिकॉल होंगे एग्जाम के टाइम। बी, एमपी फॉयलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में। मुने एंड रिले जो उन्होंने जो वर्क लिखा है ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 में। गुलिक एंड उर्विक पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में पब्लिश हुआ। एंड मुने एंड रिले प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस जो स्टेज है जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज है, ये उसके कुछ एक थिंकर्स हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट इरा ऑफ चैलेंज। इरा ऑफ चैलेंज के बारे में क्या इनमें से सही नहीं है? स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन। ए, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। ये स्टेज जो है पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको रिजेक्ट करती है। रिजेक्टेड द साइंटिफिक वैलिडिटी एंड यूनिवर्सल रेलेवेंसी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर सी, हर्बर्ट साइमन सपोर्टेड द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। या डी, ऑल ऑफ द अबव। हर्बर्ट साइमन जो है सपोर्टेड करते हैं आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट साइमन जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। इनमें से क्या सही नहीं है वो आपने चूज करना है। वो क्रिटिक थे किसके? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, ना कि वो सपोर्टर थे, तो ये गलत है। वो कॉल देम एज अ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मानते थे? एज अ प्रूवर्स मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आई होप वीडियो का कंटेंट जो है आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो के बारे में। तो आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर MCQs लाऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ एक वर्क्स हैं, तो आपने बताना है ये किस के थिंकर हैं, उसके उस थिंकर के साथ आपको मैच करें। C.I. बर्नार्ड, ड्यूड वाल्डो, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डॉल। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपने वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर उसके बाद जो है मेरे को आंसर के साथ मैच करना है उसको। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया? वो है ड्यूड वाल्डो के द्वारा 1948 में। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव C.I. बर्नार्ड का इंपॉर्टेंट वर्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन का। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम रॉबर्ट डॉल का। और द प्रूवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन जी के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इन वर्क्स को आपको याद रखना है और आपको यहीं से क्वेश्चन जो है फ्रेम करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं थोड़ा जल्दी आपको MCQs करवाऊंगा ताकि आप बोर ना हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट अबाउट क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चूज द स्टेटमेंट, आपने इनमें से स्टेटमेंट को चूज करना विच इज इनकरेक्ट, जो सही नहीं है। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी स्टेज है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इवैल्यूएशन स्टेज है, उसके बारे में क्या सही नहीं है? ए, ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ हुई। बी, इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना हुई। या डी, एडवोकेसी ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच बाय विंसेंट ऑस्ट्रोम, या एडवोकेसी ऑफ इकोलॉजी का अप्रोच बाय रेनिस लिकर्ट।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो एफडब्ल्यू रिग के द्वारा दी गई है, ना कि रिनस लिकर्ट के द्वारा दी गई है। बाकी जो ग्रोथ इस स्टेज में जो है किसकी ग्रोथ हुई? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीए, एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ हुई, और साथ ही साथ जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है उसका भी लाया गया किसके द्वारा? विंसेंट ऑस्ट्रोम के द्वारा। तो जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो भी इसी स्टेज में आई, लेकिन वो एफडब्ल्यू रिग्स के द्वारा लाई गई थी। इकोलॉजिकल अप्रोच किसके द्वारा? एफडब्ल्यू रिग्स के द्वारा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडवर्ड वाइडेड के द्वारा लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो है एफडब्ल्यू रिग्स के द्वारा लाया गया। और राइज ऑफ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उसको डेवलप किया गया, जो कौन से स्टेज में हुआ? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट द सपोर्टर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच? कौन सा थिंकर जो है इनमें से वो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, जहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज को कंसीडर किया जाने लगा। पहले तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात की जाने लगी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल होनी चाहिए और रेलिवेंसी होनी चाहिए उनकी, तो इस तरह का कंसेप्ट लाया गया। लेकिन बाद में जो उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन मोटिवेशंस हो गया या फिर और भी फैक्टर्स हो गए जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए, उनको भी कंसीडर किया जाना है, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको स्टडी किया जाने लगा। तो इनमें से जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है उनमें उनको सपोर्टर कौन इनमें से नहीं है, तो आपने चूज़ करना है। ए क्रिस आर्ग्रीज, बी डोगलस मैकग्रेगर, सी रेनिस लिकर्ड, या डी एम्पी फॉलेट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर एम्पी फॉलेट, क्योंकि क्रिस आर्गीज, डोगलस मैकग्रेगर और रेनिस लिकर्ड जो है ये तीनों जो है सपोर्टर हैं किसके? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के। जो एम्पी फॉलेट है वो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के वो स्टेज के साथ बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अडॉप्टेड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन? किस स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन में जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी का मतलब सोशल इम्पैक्ट क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, फिजिकल इम्पैक्ट क्या है, इस तरह से अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी किया जाने लगा। तो ये कौन से स्टेट में स्टडी किया जाने लगा? ए प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी एरा ऑफ चैलेंज, सी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, या डी पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव में जो कंसिडर किया जाने लगा। ये लास्ट स्टेज थी इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पे जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। तो मेन थीम क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस का। यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी ऑफ रिलेटेड जो संबंधित फील्ड है किसके? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे पॉलिसी साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एनालिसिस, इन सभी एस्पेक्ट को स्टडी किया जाने लगा। तो ये आज का लास्ट MCQ था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का और भी कंटेंट जल्दी अपलोड किया जाएगा चैनल पर, और कमेंट सेक्शन में नीचे आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगी, और साथ ही साथ नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसी के ऊपर जो है वीडियो लाई जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है मैं फ्री PDF जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद द चैनल।